चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना, इंट्रोडक्शन। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? क्यों भैया ब्रीदिंग क्यों एसेंशियल है? जिंदा रहने के लिए, है कि नहीं? अच्छा, जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, है ना? ठीक है, लेकिन एक्चुअली ब्रीदिंग करता क्या है? ब्रीदिंग से क्या होता है? वी इनटेक ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और वो ऑक्सीजन क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो जो हम लोग खाते हैं उस खाने से एनर्जी कैसे आएगा? ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए, केवल खाने से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है लाइक ब्रेक डाउन करने के लिए वी रिक्वायर ऑक्सीजन, नहीं तो फिर डेथ हो जाता है आदमी का। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? क्या होता है ब्रीदिंग में? तो ब्रीदिंग में जो है अगर देखा जाए तो फिजिकली जो है ब्रीदिंग इज बेसिकली इनटेक एंड, है ना, इनटेक ऑफ एयर एंड देन वी ब्रीद आउट एयर। ठीक है, वी गिव आउट एयर। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग जो है वो केवल वहीं तक लिमिटेड नहीं है ना? ऑक्सीजन आप लिए अंदर और उस ऑक्सीजन के कारण अंदर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। वो सारा कुछ जो है एक केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी इन्वॉल्व हैं उसमें। क्लियर है क्या? ऐसा होना। ऑल्सो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? अच्छा, प्लांट्स भी ब्रीथ करता है क्या? हाँ, प्लांट्स भी ब्रीथ करता है। ठीक है, और माइक्रोब्स, मतलब कि अगर प्लांट्स ब्रीथ कर रहा है इसका मतलब कि भैया सबको ब्रीदिंग एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो अपना ही फूड प्रोड्यूस करता है, जब उसको भी ब्रीदिंग लग रहा है तो सब तो करना ही होगा। क्लियर है क्या? तो कैसे करता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो जितना भी सिस्टम है हम लोग देखते हैं, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, और भी बहुत सारे, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। सारे सिस्टम्स को कार्य करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से आता है? खाना और ऑक्सीजन का रिएक्शन से। ठीक है, सो वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। और सारा कुछ जो है कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर डू दिस ऑल एनर्जी कम फ्रॉम? तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन। We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? फूड के अंदर एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? ठीक है, वो एक्सेस करने का जो तरीका है वो हो गया रेस्पिरेशन। और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करते हैं? ठीक है, हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? नहीं, यहां पे देखिए अलग अलग लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा, प्लांट्स लोग खाता है क्या? हाँ, प्लांट्स भी खाता है। ठीक है, प्लांट्स भी जो है, खाने का मतलब क्या है कि खाना हम लोग लिए और उसको ब्रेक डाउन किए, तो प्लांट भी जो है जो खाना अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करता है। Where do plants get their energy from? तो प्लांट के अंदर भी, प्लांट के सेल में भी there is something which is known as mitochondria. ठीक है, which is the organelles where cellular respiration occur. और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि शाम में या रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, भूत भी आता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। समझ में आ रहा है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डू दे ईट फूड? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी भैया खाना खाएगा। ठीक है, बिना खाना खाए किसी का भी कोई भी बिना खाना खाए नहीं रह सकता। यू मे वंडर दैट एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड। हो सकता है ना, किसी को लगे कि प्लांट का खाना या ऑर्गेनिजम्स का खाना या एनिमल्स का खाना, सब जो चीजें हैं ये सब डिस्कनेक्टेड है। नहीं, ऐसा
नहीं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. ठीक है, तो ब्रीदिंग से क्या किए, ऑक्सीजन अंदर लेकर के आए, ऑक्सीजन को क्या किए, अब हम लोग यूज किए खाना को तोड़ने के लिए, और उस खाना को तोड़ने से क्या हो गया, क्या रिलीज होगा, एनर्जी, और उस एनर्जी को पकड़ के हम लोग किस में रख लिए, एटीपी में रख लिए. ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस happens. All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. तो food किसको कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन फूड का क्या है कि जो भी चीज हम लोग अंदर लिए और उसको तोड़ें और उससे क्या हो जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड. क्लियर है क्या, यस और नो? सिंपल डेफिनेशन ऑफ फूड. और जनरली वो छोटा मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वो बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे छोटे छोटे में तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना, क्योंकि एनर्जी तो बॉन्ड में स्टोर्ड है. ठीक है, एनर्जी किस में स्टोर्ड है, बॉन्ड में स्टोर्ड है. तो ज्यादा बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा तोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. ठीक है, कौन कौन, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया. और कैसे फूड प्रोड्यूस होता है, हाँ तो पिछला है ना, पिछला पूरा 1 महीना तो वही पढ़े हम लोग, फोटोसिंथेसिस. By the process of photosynthesis they trap the light energy and they convert it into chemical energy. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटोसिंथेसिस के कारण क्या हो जाता है, लाइट एनर्जी को हम लोग ट्रैप कर पाते हैं केमिकल एनर्जी में. ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या क्या होता, कुछ नहीं होता. ठीक है, और इन्वेंशन से अगर देखा जाए तो प्लांट्स में ही ये मैजिक है, ये मैजिकल क्षमता भी है किसमें, प्लांट्स में ही है ना. हम लोग जो है खड़ा हो जाए धूप में तो क्या होगा, पसीना होता है, पनिशमेंट मिलता था धूप में खड़ा होते थे हम लोग, है कि नहीं. तो हम लोग जो है, हम लोग अगर धूप में खड़ा हो तो हम लोग को और ज्यादा ही फूड चाहिए होगा, लेकिन प्लांट फूड प्रोड्यूस कर लेता है. क्लियर है क्या? So they trap light energy and they convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लाइट के प्रेजेंस में जो है ना, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ऐसे जोड़ जोड़ करके उसको ग्लूकोज नहीं तो सुक्रोज नहीं तो स्टार्च बना देता है. क्लियर है क्या ये सर? ठीक है ना. और बनाने का मतलब क्या है कि भैया बॉन्ड में एनर्जी स्टोर कर लेता है. क्लियर है क्या? बॉन्ड में वो एनर्जी स्टोर कर लिया. We must remember that in the green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. Only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. अच्छा, एक चीज और हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स में भी ऐसा नहीं कि सारा सेल जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सारा सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नहीं. जिस सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं, वही करेगा. ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है, वो केवल फोटोसिंथेसिस करेगा. और क्लोरोप्लास्ट मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और कोई क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना. तो जब हम लोग बोलते हैं सनलाइट, तो सनलाइट जो है प्लांट के अंदरूनी टिश्यूज में सनलाइट कभी जा सकता है, नहीं जा सकता है. तो इसीलिए क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है मोस्टली आपको कहां पे मिलेगा, सुपरफिशियल लेयर्स पे ही मिलेगा. क्लियर है क्या, यस और नो? Hence, even in the green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. अब हालांकि वो नॉन ग्रीन है, ठीक है ना, बहुत सारा चीज जो कि नहीं है ग्रीन, अब यहां पे दिख रहा है ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, जो स्टेम होता है ब्राउन होता है. क्लियर है क्या? तो बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे टिश्यूज जो कि नॉन ग्रीन है, उनको भी तो भैया खाना चाहिए ना, तो उनको भी खाना चाहिए.
ठीक है, तो हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल दी नॉन ग्रीन पार्ट्स। तो इसीलिए फूड प्रोड्यूस हुआ ग्रीन पार्ट में, लेकिन फूड उसके बाद फिर वहां से कहां कहां जाएगा, हर जगह जाएगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है वो भी जाएगा। स्पेशली एक जगह जो कि एकदम फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है, कौन सा, रूट्स, ठीक है, इसीलिए वहां पे वो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में है, जो कि एक्चुअली अब रिमूव हो गया सिलेबस। ठीक है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल भैया अपने से खाना नहीं बना सकता। दैट इज द ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स डायरेक्टली, हर्बीवोर्स, और इनडायरेक्टली दैट इज कार्निवोर्स। सैप्रोफाइट्स लाइक फंगी आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, अभी यहाँ पे सैप्रोफाइट हम लोग देख रहे हैं, क्या है वो, फंगी, वो किस पे डिपेंडेंट है, dead and decaying matter. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. ये क्लियर होना चाहिए कि जितना भी जो भी खाना है हम लोग को जो चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है, किसको, पूरी दुनिया को, वो फोटोसिंथेसिस से ही आता है, बिकॉज एवरीवन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉफ्स. This chapter deals with the cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये चैप्टर किस लिए है, deals with cellular respiration. ठीक है, cellular respiration है और the mechanism of breakdown of food material. ठीक है, मटेरियल, फूड मटेरियल जो है क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए, और उसके बाद फिर ये एनर्जी जो है जनरली, अब देखिए ध्यान से, है ना, कोई भी चीज ब्रेकडाउन होता है ना, एक सिंपल ब्रेकडाउन का तरीका क्या है, आग लगा दो, ठीक है ना, तो अब देखोगे वो आग आप शुरू में लगाए हो लेकिन वो आग कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यू हो रहा है इसका मतलब क्या है कि लगातार एनर्जी रिलीज हुए जा रहा है. तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है कैसे हो रहा है, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होने से. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो एनर्जी रिलीज हो चुका, उस एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो हो गया रिलीज. क्लियर है क्या, ठीक है, अगर ऐसे हम जा रहे हैं तो. लेकिन वही उसी को अगर यूज करना है तो कुकिंग में यूज कर लो, ठीक है, उसी को यूज करके ही स्टीम इंजन भी बनता था पहले, है ना, ब्रेकडाउन हुआ, है ना, एनर्जी है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और उस एनर्जी को यूज करके हम लोग बहुत चीजें बना सकते हैं. अब प्लांट्स में भी क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन वो ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी जो है एनवायरमेंट में छुमंतर हो सकता है. इसीलिए उस एनर्जी को पकड़ के रखिए और क्या बना लीजिए, एटीपी बना लीजिए. आ रहा है समझ में, क्या बना लीजिए, एटीपी बना लीजिए. फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट्स. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है भैया, यूकैरियोट्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. वेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, लेकिन जो फूड का टूटना होगा वो कहां होता है, फूड बनता है क्लोरोप्लास्ट, फूड टूटता कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, दोनों में मिल करके टूटते हैं. The breaking of the carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells leading to release the considerable amount of energy is called respiration. अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है रेस्पिरेशन का. ठीक है, क्या हो रहा है, अब यहां पे देख रहे हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6. एक दूसरे से सब कोई कनेक्टेड है भैया, एक दूसरे से सब कोई कनेक्टेड है. बॉन्ड टूटा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना, बॉन्ड टूटा और उस बॉन्ड से हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है. इस पूरे प्रक्रिया को बोलेंगे रेस्पिरेशन. द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. क्लियर है क्या, एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे. क्लियर है क्या. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी. यूजुअली ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट है
उससे एनर्जी निकलता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, है ना, CH2O होल N, वही है ना कार्बोहाइड्रेट, याद है फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे हम लोग, CH2O N, है ना। तो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट से ही टूट करके एनर्जी निकलता है ना। ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, ये सब क्या है, सब शुगर ही है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन जब मानिए कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होगा, प्रोटीन्स टूटने लगेगा। इसलिए बहुत लोग जो है ना फास्टिंग वगैरह ये सब करते हैं, है ना, ठीक है, या फिर माल न्यूट्रिशन का जो शिकार हो जाते हैं, मतलब खाना ही नहीं मिल रहा है, तो उनका देखिएगा कि जो मसल्स है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स उनका टूटता रहता है। क्लियर है क्या? प्रोटीन्स टूट करके एनर्जी बन रहा है। फैट, जो लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत लोग जो है डाइटिंग वगैरह पे रहते हैं, है ना, वेट वगैरह, चर्बी को लूज करने के लिए, है ना, तो क्या करते हैं वो लोग, ग्लूकोज इंटेक बहुत कम कर देते हैं। तो ग्लूकोज है ही नहीं, तो बॉडी क्या करता है, फैट को यूज करने लगता है एनर्जी के लिए, ठीक है, उसी के कारण चर्बी कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। क्लियर है क्या, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। During oxidation within a cell, all the energy contained in a respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. Single step ये एक स्टेप वाला प्रोसेस नहीं है। और जो भी रेस्पिरेटरी है ना, ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम लोग तोड़े हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो ऐसे ही सेल में फ्री रिलीज नहीं होता है। क्लियर है क्या? वो ऐसे ही सेल में फ्री रिलीज नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, किसमें, एटीपी में। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, ठीक है, स्टेप वाइज रिएक्शन में एक एक करके रिएक्शंस होंगे और रिएक्शन में एंजाइम कैटलिस्ट वगैरह भी यूज होता है एंड इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होगी। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation and respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. तो इसलिए important चीज़ क्या समझना कि जो energy release होता है oxidation and respiration, it is not used directly. Directly ये use नहीं होगा, but is used to synthesize ATP. और फिर वो ब्रोकन डाउन होता है और जब भी एनर्जी का नीड होगा यूटिलाइज हो जाएगा। हेंस एटीपी एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। इसको करेंसी क्यों बोलते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, एनर्जी करेंसी जैसे कि सिंपल, हम लोग के पास जो है लेट अस से ना कि 1000 रुपए हम लोग के पास, ठीक है ना, अब उस 1000 रुपए से क्या खरीद सकते है ना, अगर कुछ है ना खाने का सामान खरीदना है तो भी वही 1000 रुपए से खरीद सकते, कुछ पहनने का खरीदना है वो भी 1000 रुपए से खरीद, कोई यूटेंसिल्स खरीदना है वो भी 1000 रुपए से। तो एक ही करेंसी से सारे चीज कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही एटीपी से ही हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर चलाना है तो उसके लिए भी एटीपी ही लगेगा, नर्वस सिस्टम चलाना है उसके लिए भी एटीपी लगेगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी चलाना है वो भी एटीपी ही चलेगा, समझ में है ना, लोकोमोशन कहीं जाना है हम लोग को तब भी एटीपी लगेगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो खर्चा जो है ये सारे सिस्टम्स करते हैं और जो बनता है, ठीक है ना, वो बनता है, जो फूड बनता है वो हो गया फोटोसिंथेसिस। क्लियर है क्या? दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहां पे देखिए, दिख रहा है हम लोग को, एटीपी से एडीपी बनता था, याद है? एटीपी से क्या होता था, एडीपी बन जाता था। तो ये एटीपी से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इससे एनर्जी रिलीज हो जाता है। क्लियर है क्या? This energy is it is utilized in various energy requiring processes of the organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell, ठीक है। बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना, बायो का मतलब कि
जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब जो है ये एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कार्बन स्केलेटन रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होता है उससे क्या करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, टीपी ग्लाइकोलाइसिस है ना, पायरुवेट है ना, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है हम लोग को एटीपी बन रहा है, क्लियर है क्या। डू प्लांट्स ब्रीथ, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं क्या? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू ऑकर एंड दे आल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भैया लगता है उनको रेस्पिरेशन के लिए, और क्या देते हैं ये लोग, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हेंस प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स है ना, तो क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए, तो इसीलिए उसके पास सिस्टम है कि भैया ऑक्सीजन प्लांट को मिलता रहे। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गया अंदर, लंग्स में स्टोर हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐसे होता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट में क्या होता है कि किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको ऑक्सीजन चाहिए, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और प्लांट का जो बॉडी है ना, लीव्स वगैरह, सारा लीव्स जो है वो तो एटमॉस्फेयर के टच में है ही ना, क्लियर है क्या। तो भैया वो अब क्यों कहीं और से ले, सीधा एटमॉस्फेयर से ही गैस एक्सचेंज कर लेता है। अरे समझ में। तो but they have stomata and lentil cells for this purpose. There are several reasons why plants can get along without respiratory organ. ठीक है ना, respiratory organ का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना ही सब सारा पार्ट जो है अपना गैस एक्सचेंज का देख लेगा। Each plant part takes care of its own gas exchange needs. There is very little transport of gases from one plant part to the other. बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। दूसरा रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग जो है, हम लोग क्योंकि मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों में एनर्जी नीड्स ज्यादा है। प्लांट बेचारा एक ही जगह है स्थिर, ठीक है, इसीलिए उसमें एनर्जी नीड्स कम है। रूट स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर at rates far lower than the animals do, ठीक है। तो यहां पे देखिए डिफरेंस दिया हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। पहला क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऑर्गन्स यहां पे गायब रहता है, ऑर्गन्स नहीं रहता है, एनिमल्स में रहता है। इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है कम है, स्लो है, इसमें ज्यादा है। दे लैक रेस्पिरेटरी सरफेस, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होता है। इसको लिख लीजिए, चलिए। Only during photosynthesis are large volumes of gases exchanged, and each leaf is well adapted to take it. जब फोटोसिंथेसिस करता है तो एनीवे ऑक्सीजन जो है वो तो रिलीज होता ही है, ठीक है। तो उस समय जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का हमको रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे चल, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है ना, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो लगता है, तो जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वही ऑक्सीजन लग गया, बाहर से हमको क्या जरूरत है सच में। जब सेल फोटोसिंथेसिस करता है तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का हमको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद रिलीज हो ही रहा है फोटोसिंथेसिस में, सेल के अंदर। हो सकता है। पॉइंट है कि ऑक्सीजन, देखिए फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन तो हमेशा चलता रहता है,
फोटोसिंथेसिस खाली सुबह में होता है, रेस्पिरेशन तो हमेशा होता रहेगा ना। तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो तब मिलेगा ना जब फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एटमॉस्फेयर से ही मिल सकता है ना, नहीं एटमॉस्फेयर में भी है ना ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर से मिल ही सकता है ना फिर फोटोसिंथेसिस। हाँ तो एटमॉस्फेयर से मिल ही सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपके घरे में जब है तो क्या दिक्कत है? मतलब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ऑक्सीजन को जब जरूरत है तब वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और जब फोटोसिंथेसिस है तो उस टाइम नहीं लेता है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जब रिलीज हो रहा है तो उस समय तो एटमॉस्फेयर से भी लेने का जरूरत नहीं है हम आ जाओ ना। जैसे कि है ना चावल दाल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना, अब किसी का खेत ही है कि नहीं, तो उसको कुछ चाहिए नहीं वे तो कर लो, ठीक है। अब जब खत्म होगा तब ना बाद में, है ये नहीं आइए तो क्या दिक्कत है, क्लियर है क्या? Third, the distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great. ठीक है, बल्कि प्लांट बल्कि हेवी प्लांट्स, बड़ा बड़ा प्लांट्स में भी जो है है ना, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज वो भी ज्यादा ग्रेट ज्यादा नहीं होता है। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। ये सब क्या है, ये सब क्या रीजन है? ये सब रीजन है कि भैया क्यों प्लांट्स में जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहता है। सेवरल रीजन्स, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहता है। पहला रीजन क्या था कि सब अपना एक दूसरे का देख लेता है, एटमॉस्फेयर से पासे में है। दूसरा क्या था कि ज्यादा दौड़ भाग करता ही नहीं है, जरूरतें नहीं है उन लोग को ज्यादा, ठीक है ना, एनर्जी का। फिर तीसरा क्या है कि अगर जो है क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन तब होगा ना जब हमको ऑक्सीजन भेजना होगा कहीं पे दूर दराज भेजना होगा तो, लेकिन यहां पे अगर भेजना होता भी है तो ज्यादा दूर नहीं भेजना होता है, थोड़ा ही सही दूर में। क्लियर है क्या? ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, ठीक है, लीव्स के लिए तो ट्रू है, लेकिन अब बताइए भैया स्टेम्स और रूट्स के लिए सही है कि नहीं है कि नहीं? तो इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। तो ये बार्क ऑफ द ट्री है, बार्क ऑफ द ट्री है, बार्क ऑफ द ट्री के जस्ट पास में लिविंग सेल्स होता है। क्लियर है क्या? थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, है ना, जस्ट अंदर में होता है। तो इसीलिए जो है स्टेम्स में भी जरूरत, स्टेम्स में भी जो है ज्यादा अंदर तक ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत नहीं है, लिविंग सेल जो है जस्ट पास में ही है ना, और इसीलिए एक ओपनिंग होता है बहुत सारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंटिसेल। तो बार्क ऑफ द ट्री में भी जो भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए वो भी अवेलेबल हो जाता है थ्रू लेंटिसेल्स। दे आल्सो हैव ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। The cells in the interior are dead and they provide only mechanical support. और जो अंदर में जो सेल्स होते हैं प्लांट के, ठीक है, जो स्टेम है, स्टेम में बाहर जो है वो लिविंग सेल्स है, लेकिन अंदर में वो ऑलरेडी डेड है। अंदर में जो सेल्स है वो ऑलरेडी डेड है, तो उसको तो वैसे भी ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए उसको यूज किया जाता है। Thus, most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of the parenchyma cells in leaves, stems and roots, which provide an interconnected network of air spaces. ठीक है, तो एयर जो है बाहर से डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, ज्यादा वो जो है क्लोजली पैक्ड नहीं है, स्पेसेस हैं इन बिटवीन, तो इसीलिए डिफ्यूजन आसान है। Stems and roots. The complete combustion of glucose, which produces carbon dioxide and water as end products, yields energy, most of which is given out as heat. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो खत्म हो गया, तीन रीजन जो देखे हम लोग। उसके बाद फिर आगे ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से क्या मिलेगा हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगा।
If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that this cell requires. अब जो सेल का रिक्वायरमेंट है, जो मॉलिक्यूल, वो सब सिंथेसिस करना पड़ेगा, तो वो ही एनर्जी से यूज करके सिंथेसाइज करते हैं. द स्ट्रेटजी दैट प्लांट सेल्स यूज इज टू कैटाबलाइज the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. सारा एनर्जी जो है बाहर में हीट के फॉर्म में नहीं जाएगा, उसको क्या करेंगे, एटीपी बना लेंगे. क्लियर है क्या? Key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. How this is done is essentially the story of respiration. कैसे इसको करते हैं, वो respiration का story है. ठीक है, ये सब प्रोडक्ट्स बनता है रेस्पिरेशन के अंदर. कंबशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन. क्यों ऑक्सीजन चाहिए? इसको तोड़ने के लिए चाहिए. बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. लेकिन कहीं कहीं पे जो है कोई सेल जो होता है वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, खास करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो कि हम लोग के शरीर के अंदर रहता है. उस बेचारे को कहां से मिलेगा ऑक्सीजन? ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशंस इन ऑर्गेनिजम्स वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? कहां पे नहीं अवेलेबल? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. और ये डायग्राम आप लोग बनाए हुए हैं. पहला एटमॉस्फेयर जो था उसमें ऑक्सीजन गायब था. Even among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. ठीक है. Some of these organisms are facultative anaerobes, while the others the requirement for anaerobic is obligate. यहां पे दो चीजें आ जाती हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन और ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी. क्या होता है? तो वो कंपल्सरीली ही करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है. ठीक है. एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन उसको नहीं जरूरत है. इनफैक्ट कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में उसका हालत खराब होने लगता है. क्लियर है क्या? तो फैकल्टेटिव, और फैकल्टेटिव क्या है कि वो जो है जब ऑक्सीजन है तो यूज कर लेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं है तो वो दूसरे तरीका से भी रेस्पिरेशन कर सकता है. अरे समझ में? ये हो गया फैकल्टेटिव. तो फैकल्टेटिव रिफर्स टू द एबिलिटी टू लिव अंडर मोर देन वन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है. ये फैकल्टेटिव का ही डेफिनेशन है. ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? कंपल्सरी. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एटसेट्रा. इसमें क्या है कि एक ही रहेगा, या तो एरोबिक रहेगा तो ऑब्लिगेट एरोबिक, उसको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, या ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब कि उसको बिना ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, वो जैसे केमिकल रेस्पिरेशन करता था तो वो वैसे ही करेगा. समझ आ रहा है? Yes or no? There is only one type of facultative organism, that is facultative anaerobes. Two types, obligate aerobes या फिर obligate anaerobes. It can survive with the presence or absence of oxygen. Facultative, अगर ऑक्सीजन है तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो भी ठीक है. इस भैया का क्या है? ऑब्लिगेट एरोब्स जो है, ऑब्लिगेट एरोब मतलब कि उसको ऑक्सीजन चाहिए तो केवल ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही वो जिंदा रहेगा. लेकिन जो ऑब्लिगेट एनएरोब्स है वो कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी वो सर्वाइव करेगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस उसको नहीं रिक्वायर्ड. ऑर्गेनिजम्स लिव इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इनसाइड द होस्ट. इसमें क्या होगा? ऑब्लिगेट एरोब्स, जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको वैसा ही जगह रहना पड़ेगा जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो, नहीं रहेगा तो काम खत्म. और एनाएरोब्स कहां है? वो लिव इनसाइड द होस्ट जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं. दे आर पैरासाइट्स एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट द होस्ट. ये ऐसा पैरासाइट होगा अगर होस्ट नहीं भी है तो भी वो सर्वाइव कर लेगा. समझ आ रहा है? होस्ट, अगर होस्ट के अंदर है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, होस्ट के बाहर निकल के एरोबिक करेगा. लेकिन ये जो है, अगर ये पैरासाइट है, ठीक है, तो क्या करेगा? ये एनारोबिक कर रहा है,
होस्ट के अंदर। अब बाहर अगर निकल गया तो बेचारा एरोबिक उसका करने का क्षमता ही नहीं है, तो मर जाएगा। तो ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ होस्ट। एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन फैकल्टी इज हाई, इसमें एफिशिएंसी जो है लेस हो जाता है। क्लियर है क्या? In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. ठीक है? लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एरोबिक से एयर ऑक्सीजन चाहिए आपको रेस्पिरेशन के लिए, और जिसको नहीं भी चाहिए उसके लिए भी, दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? ये होता है, क्या होता है? ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन है, वो 3 कार्बन में टूटता है समझ में? इन साइटोप्लाज्म। कहां पे? साइटोप्लाज्म के। ठीक है? और उसके बाद फिर अगर ऑक्सीजन है तो सारा पायरुवेट जो है, जो 3 कार्बन का था, वो सारा टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अगर नहीं ऑक्सीजन तो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो जाएगा, है ना, और अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनता है, और मसल सेल्स में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर है क्या? और ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। ये वाला डायग्राम लिख लीजिए।